धैर्य, ज्यादा जानकारी और लंबा नजरिया। एक्सिस डायरेक्ट में प्रेसिडेंट नीलेश शाह की यही खूबी है। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड और रियल एस्टेट बाजार की नब्ज पर बारीक पकड़ ही नीलेश को मार्केट लीडर्स की सूची में खड़ा करती है। सीए और कॉस्ट अकाउंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीलेश एक्सिस बैंक का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग और प्राइवेट बैंकिंग कारोबार संभालते हैं। इससे पहले नीलेश आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में काम कर चुके हैं। सीएनबीसी आवाज पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मार्केट लीडर्स में। आज हमारे मार्केट लीडर, बाजार के जानकार नीलेश शाह एक्सिस डायरेक्ट के साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है वो है जीडीपी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस से, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड आ रहा है। आरबीआई ने खुद इसे काट कर 6.5% तक बताया है, लेकिन कुछ एजेंसीज कह रही हैं कि शायद अगर ड्राउट की सिचुएशन रहती है तो 5% के कम भी ये जीडीपी आ सकता है। आपका क्या अनुमान है? डेफिनेटली जीडीपी इस वक्त नीचे आ रहा है कंपेयर टू हमारी जो पोटेंशियल है, बट इसे हमें कई मायनों में देखना पड़ेगा। एक, मॉनसून ख़राब है, उसकी वजह से जीडीपी पे हिट है। अगले साल अगर मॉनसून अच्छा हो गया तो ये हिट निकल जाएगी। सेकंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट इटसेल्फ इज़ डिटीरियोरेटिंग। सो हमारा अगर 5.5% से 6.5% की जो रेंज है वो दुनिया के उस मायने में देखनी चाहिए जहाँ पे वो 1 या 2% से अब नेगेटिव या ज़ीरो के ऊपर आ रही है। थर्ड थिंग, जो हमारी जीडीपी है उसके अंदर कई ऐसे पहलू हैं जिसे अकाउंट नहीं किया गया है। हम सब जानते हैं कि एक पैरेलल इकोनॉमी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसे जीडीपी में नहीं अकाउंट किया गया है। दूसरी चीज़ें, ऐसे कई मायने हैं हमारी समाज व्यवस्था के जो जीडीपी में अकाउंट नहीं करते हैं। आज एक अमेरिकन फैमिली है तो उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं और रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो वो रेस्टोरेंट उनकी जीडीपी में आता है। इंडियन हाउसवाइफ घर पे काम करती है और उसको जीडीपी में हम अकाउंट नहीं करते हैं। सो हमारी जीडीपी कम हो रही है, अपनी पोटेंशियल से बहुत नीचे है। बट ये अगर 3 मायने देखें कि पैरेलल इकोनॉमी चलती है, मॉनसून ख़राब है और कुछ हद तक हमारी समाज व्यवस्था उस तरह है कि जो जीडीपी में अकाउंट नहीं होती है, तो यस, ये एक चिंता का कारण है कि जीडीपी स्लो डाउन हो रही है। बट ये इतनी निराशाजनक बात भी नहीं है कि हम समझ ले कि अब इंडिया की स्टोरी एंड हो रही है। ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि जीडीपी में कई चीज़ें जो हैं वो दर्शाई नहीं जा सकती हैं। आपने कहा कि स्थिति बहुत विकट नहीं है। इस स्थिति को थोड़ा सा तूल देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम आपको लगता है कि इस वक्त सरकार हो, आरबीआई हो, निजी उद्योग हो, उठा सकते हैं? हमारी जो एक सिचुएशन ऐसी है कि हमें कुछ लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर हम उस लो हैंगिंग फ्रूट को कैप्चर कर सके तो सडनली ये जो निराशाजनक है, जो निराशा है लोगों के मन में, वो निकल सकती है। सबसे पहले ग्रोथ के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए सेविंग्स। इस वक्त हम ऑलमोस्ट 50% सेविंग्स रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा रहे हैं, तो उस सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज़ीरो है। उससे कोई फैक्ट्री नहीं बन सकती, उससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती। सो हमें किसी तरह से ऐसी व्यवस्था शुरू करनी चाहिए जिस तरह से गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फाइनेंशियल तरीके से हो और वो पैसा फैक्ट्रीज लगाने के लिए काम आए। सेकंड थिंग यह है कि आज इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं हो रहा है बिकॉज अगर मैं फैक्ट्री लगाने जाऊँ तो मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस में टाइम लग रहा है, मुझे लैंड एक्विजिशन में टाइम लग रहा है, मुझे लेबर प्रोडक्टिविटी सही नहीं है। सो अगर गवर्नमेंट एक ऐसा माहौल पैदा कर सके, एंड पूरी कंट्री में शायद ये माहौल पैदा करना मुश्किल हो, बट कुछ गिनी चुनी जगह ले ले जहाँ पे आपको लैंड जल्दी से मिल जाए, जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ठीक ठाक हो, जहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस फटाफट मिल जाए, उस तरह से आप 10 या 15 जगह में एक एक्टिविटी स्पीड अप कर सकते हैं और उसके बाद वो अपने आप एक वर्चुअस साइकिल पैदा करेगी। तीसरी चीज़ जो ये है कि हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर रियल टर्म्स में देखें तो इंटरेस्ट रेट्स कम है, बट नॉमिनल टर्म्स में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और उस वजह से भी शायद इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बाधाएं पैदा हो रही है। तो अगेन किसी तरह से हम कुछ इंडस्ट्री के लिए अगर इंटरेस्ट रेट कम कर सके, चाहे कटौती दे के चाहे सब्सिडी दे के, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए
अच्छा हो जाएगा। सबकी निगाहें अब इलेक्शंस पर हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 1.5-1.25 साल तक कुछ कदम उठाया जाएगा, या फिर उसी तरीके से भारतीय कॉर्पोरेट्स भी, विदेशी निवेशक ही नहीं, भारतीय कॉर्पोरेट्स भी सहमे हुए रुकेंगे देखने के लिए कि किस तरीके की सरकार बनती है? वर्तमान सरकार क्या कोई ठोस कदम उठा सकती है, बयान दे सकती है, लेकिन क्या कुछ करेगी या नहीं करेगी? इस वक्त जो मार्केट में थोड़ी बहुत रैली आई हुई है, वो क्लियरली इस होप पे आई हुई है कि गवर्नमेंट कुछ ठोस कदम उठाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशंस मार्केट में ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। अगर कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है तो सर्टेनली मार्केट डिसअपॉइंटमेंट होगा, एंड मेरे हिसाब से कुछ हद तक मार्केट डिसअपॉइंटमेंट रियल इकोनॉमी में भी फैला जाएगा। बट क्लियरली 1.5 साल 2 साल का पीरियड काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का। और जो ये बातें बताई गई है कि आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ इलाकों को पसंद करें और वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्पीड अप कर दें, आप रिट्रोस्पेक्टिव रूल्स जो है उसे चेंज मत करिए, आप इन्वेस्टर से बात करिए और उन्हें कंफर्ट दीजिए। इस वक्त आप देखिए कि इंडिया 5.5% से 6.5% ग्रो कर रही है, और ये एक ऐसी कार है जिसमें हैंड ब्रेक ऑलमोस्ट पुल किया गया है बिकॉज हम एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। हमारी एक्सीलरेटर भी जोर से दबी नहीं है बिकॉज फिस्कल डेफिसिट मतलब हमारी 5.5-6% के आसपास होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके सामने दुनिया एक ऐसी कार है जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एकदम इजी है और एक्सीलरेटर पूरा दबा हुआ है बिकॉज कई ऐसी कंट्री जिसमें फिस्कल डेफिसिट 8% और 10% भी है। सो वो लोग पूरी बेनिफिट लेने के बाद भी 1 या 2% ग्रोथ कर रहे हैं, हम पूरी कसाई करने के बाद भी 5.5 से 6.5% ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे स्टेप ले सके जिस वजह से ये 5.5 से 6.5, 7 या 8% तक पहुंच जाए, तो अपने आप एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। और आने वाले 1.5 साल के अंदर ऐसे स्टेप्स लेने काफ़ी मुश्किल नहीं है, ये इजीली हो सकते हैं। तो रास्ता आसान है, लेकिन क्या सहमति बन सकती है और क्या यहाँ पर विलिंगनेस है खासतौर पर सरकार की तरफ से ये कदम उठाने की? नीलेश शाह से बातचीत हम जारी रखेंगे CNBC आवाज़ पर मार्केट लीडर्स के साथ रहिए। नीलेश जी, ये समझना चाहेंगे कि अर्निंग सीजन जो निपट चुका है, इसमें फिलहाल अच्छी और बुरी खबरें जो आपको मिली वो क्या क्या थी? मेन चीज़ ये है कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वो एक परफेक्ट स्टॉर्म के अंदर पैदा हुई है। इंटरेस्ट रेट्स हाई है, लिक्विडिटी टाइट है, इन्फ्लेशन महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, और करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से काफ़ी हद तक FX लॉस हुए हैं। सो ये सारी कॉम्बिनेशन की वजह से जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो बहुत सिमट के आई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो वो नेगेटिव है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत ही मतलब एक सिंगल डिजिट में है। क्लियरली भारतीय इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से या भारतीय इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डिसअपॉइंटेड क्वार्टर है। बट आने वाले समय में हो सकता है कि ये सिचुएशन चेंज हो। ये सिचुएशन अगले क्वार्टर में चेंज पक्का नहीं होगी बिकॉज मॉनसून की जो इफेक्ट है वो अगले क्वार्टर में आएगी। इनफैक्ट मैं यही जानना चाहूँगी थोड़ा और डिटेल में कि अगली तिमाही में और कितना दर्द रह सकता है, क्योंकि अगर आप GDP सिकुड़ने की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1% आप उसे घटा रहे हैं, तो आपकी अर्निंग्स में भी कम से कम 5 से 10% का नुकसान या कमी आएगी। तो दूसरी अगली तिमाही कैसी रह सकती है? अगली तिमाही के लिए उतनी होप नहीं है बिकॉज एक तो मॉनसून की वजह से आपको थोड़ा इफेक्ट आएगा, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और करेंसी, ये चारों चीज़ एक साथ इम्प्रूव होने के चांसेस नहीं हैं। बट अगर हम यहाँ से 12 से 18 महीने की सिचुएशन देख लें तो जो करेंसी 44 से 57 रुपये तक आ गई थी, क्या वो नेक्स्ट 18 महीने में 57 से 65 हो जाएगी या 57 से शायद 50 या 52 की तरफ होगी? चांसेस 50 से 52 की तरफ होने के ज़्यादा है। जो ऑयल प्राइसेस नीचे गिरे थे $120 से $90, उसकी पूरी बेनिफिट हमें मिली ही नहीं बिकॉज मेरी करेंसी 44 से 55 हो गई। अब अगर करेंसी ऊपर जा रही है और ऑयल प्राइसेस वहीं रहे या थोड़े कम हो जाए तो उसकी बेनिफिट पूरी ट्रांसलेट हो जाएगी। ब्याज के दरों में पिछले 18 महीने में बढ़ोतरी हुई है, अब कटौती होने के चांसेस हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई पिछले 3-4 साल से हायर लेवल पे चल रही थी, पर जिस तरह से RBI ने स्टेप्स लिए हो सकता है उसमें एक
अगर कटौती नहीं हो तो बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ जो इंडियन अर्निंग्स को कॉम्प्रेस कर रही थी वो अब शायद सपोर्ट कर दे, और ये अगले 3 महीने में शायद नहीं हो, बट अगले 12 से 18 महीने में पक्का हो जाएगा। सो एक हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग बॉटम हो रही है और यहाँ से वो रिबाउंड हो सकती है, बट ये प्रोसेस काफ़ी ग्रेजुअल रहेगा, काफ़ी स्लो रहेगा। ये भी समझना चाहेंगे कि हम FIIs को काफ़ी वजूद देते हैं, काफ़ी उनकी हिस्सेदारी है हमारे बाज़ार में। जुलाई के आखिर तक तकरीबन $12.5 बिलियन इक्विटी और डेट में उन्होंने भारत की तरफ डाले। बाकी देश ख़राब हैं इसीलिए भारत में पैसा आता रहेगा, या फिर हमारी करेंसी भी कमज़ोर हुई है, उसका भी कुछ फ़ायदा हमें मिला है जिस तरीके का निवेश आया है? हमें लगता है कि अगर हम कुछ एक्शंस पॉजिटिवली ले लें, उन्हें एक कैटलिस्ट दे दें, तो ये जो $11-12 बिलियन आया है उससे कहीं ज़्यादा पैसा आने वाले समय में आ सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ जो ज़रूरी है फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि तकरीबन 90,000 करोड़ रुपया इंडियन कंपनीज डिविडेंड के रूप में हर साल वितरित करती है। पिछले 5 साल के अगर हम एवरेज ले लें तो 15,000 करोड़ रुपया भी इक्विटी रेजिंग नहीं हुआ है। 2010 में सबसे ज़्यादा पैसा रेज हुआ था, तकरीबन 37,000 करोड़, और उसके बाद तो अमाउंट काफ़ी गिर गई है। तो जब तक हम कंपनीज़ को इक्विटी प्रदान नहीं कर पाएंगे तब तक तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे जी। और इस वक्त हम इंडियन लिस्टेड कॉर्पोरेट से कुछ हद तक नेगेटिव है। वो 90,000 करोड़ डिविडेंड के रूप में प्रदान करते हैं और मार्केट उन्हें 10-15 हज़ार करोड़ इक्विटी के रूप में देती है, तो उनका ये रेशो नेगेटिवली चल रहा है। अगर इक्विटी नहीं होगी तो डेट नहीं मिलेगा, और अगर डेट और इक्विटी दोनों नहीं मिले तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा जगह है जहां पर आपने जैसे कहा कि कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कैपेक्स हो सकता है, या फिर आप कहेंगे कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर ही काफ़ी रुकावटें रही हैं और ये कंपनियाँ नई जो कदम हैं वो उठाने में फ़िलहाल हिचकिचा रही हैं? इस वक्त जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का माहौल है उसमें हमें लगता है कि जिस कंपनीज ने अपने प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर लिए हैं या जिन कंपनी के प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाले 3-6 महीनों में वो कंप्लीट हो ही जाएंगे, उन्हें इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक उन्होंने बर्डन ले लिया है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, सो अब आने वाले समय में उनका कैश फ्लो चालू हो जाएगा। सेकंड, जिस किसी भी सेक्टर में उन्होंने ये प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं वहाँ पे नई कैपेसिटी आने में बहुत टाइम लगेगा और उस वजह से उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस थोड़ी जो आज एक्सपेक्टेशन है उससे फ्यूचर में ज़्यादा ही होगी। एंड हमने देखा है मर्चेंट पावर रेट में वो काफ़ी ऊपर लेवल पे ट्रेड हो रहे थे, 11-12 रुपये पे, वहाँ से गिर के 2-3 रुपये हो गए, अब 3-4 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। सो जो पावर में हुआ है वही शायद टेलीकॉम में होगा, वही शायद पोर्ट में होगा, वही शायद टोल में होगा। सो उन कंपनीज जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेट नहीं लिया है और जिनके प्रोजेक्ट अभी स्ट्रीम पे आ चुके हैं या आने वाले हैं बहुत ही निकट के समय में, उस कंपनीज में निवेश करना इस वक्त अच्छा होगा। बिकॉज आने वाले समय में नेक्स्ट 3-6 महीने में नहीं बट नेक्स्ट 12 से 24 महीने के अंदर जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी स्ट्रीम पे आएगी, कैश फ्लो चालू हो जाएगा, उनकी डेट सर्विसिंग चालू हो जाएगी, तो डेट कम होता जाएगा और अपने आप इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नीलेश शाह कह रहे हैं कि इस वक्त पैसा लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए कि कंपनी पर कर्जा कितना है ये एक मुख्य कारण होना चाहिए जब आप पैसा लगाने की उस कंपनी में सोचें, अपना निर्णय उस पर भी निर्भर रखें। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मार्केट लीडर्स लौटेंगे ब्रेक के बाद। कुछ और क्षेत्र अर्निंग्स के बाद जो कि ध्यान में आते हैं, एक है फार्मा क्षेत्र जिसको करेंसी में जिस तरीके के हमने परिवर्तन देखा उससे भी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि वर्तमान दामों पर अगर निवेश करें तो यहाँ से अपसाइड की कितनी गुंजाइश है? फार्मा सेक्टर डेफिनेटली एक बढ़िया सेक्टर है। वहाँ पे अगर कंपनीज अच्छी करती है तो आपको उनके परफॉर्मेंस से रिटर्न बन सकती है, और अगर वो अच्छी नहीं करती और प्रमोटर उन्हें बेचना चाहे तो वो स्ट्रेटेजिक सेल करके भी आपको रिटर्न दे सकते हैं। सो एक है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू,
दूसरा ये है कि जिस तरह से ग्रोथ आ रही है फार्मा सेक्टर के अंदर, आजकल की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, जिस तरह का पोल्यूशन है, एक चीज़ सर्टेन है कि मेडिकल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, उसकी वॉल्यूम ग्रोथ भी आती रहेगी और वैल्यू ग्रोथ भी आती रहेगी, और वो एक हद से एक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ही जाएगी। सेकंड थिंग, हम लोग सब मेडिकल के कंज्यूमर हैं, और अगर आपको उस इन्फ्लेशन को हेज करना है तो कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो आप किसी भी एंगल से देखें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर लगता है। एक और सेक्टर जिसे ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर कहा जाता है वो है एफएमसीजी सेक्टर, लेकिन जिन भावों पर वो शेयर चल रहे हैं और जिस तरीके का नज़रिया फ़िलहाल बन रहा है, आपकी क्या राय है इस पर? यहाँ से एफएमसीजी सेक्टर में सेम परफॉर्मेंस आना मुश्किल लगता है। एक तो कंजम्पशन इटसेल्फ इज स्लोइंग डाउन, इन्फ्लेशन है, मॉनसून ख़राब है, जो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट सपोर्ट मिलता था कंजम्पशन को वो भी थोड़ा कम हो जाएगा एज फिस्कल डेफिसिट कम्स अंडर कंट्रोल। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एफएमसीजी सेक्टर का जो ग्रोथ पिछले 3 या 4 सालों में था उससे मॉडरेट हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होगा बट मॉडरेट हो जाएगा। लेकिन ये सारे स्टॉक उसी स्कॉर्चिंग ग्रोथ को नेक्स्ट 10, 15, 20, 30, 40 साल के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो वहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट आने की काफ़ी उम्मीद है। बट उस वजह से एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आएगा? शायद वो नहीं आए। ये इसलिए नहीं आएगा बिकॉज देयर इज़ नो डाइल्यूशन फियर इन एफएमसीजी। जो ब्लू चिप एफएमसीजी कंपनीज़ है उन्होंने ना पिछले 20-25 सालों में इक्विटी इशू की है, ना आने वाले 20-25 सालों में इक्विटी इशू करेंगे। सो उस वजह से उन्हें प्राइस करेक्शन नहीं आएगा बट उनमें टाइम करेक्शन आएगा। हो सकता है कि वो यही प्राइस के ऊपर में भी आने वाले 2-3 सालों के लिए स्टेगनेट हो जाए और उस वजह से उनके वैल्यूएशन में करेक्शन आ जाएगी। सो एफएमसीजी सेक्टर आपको शायद पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से प्रदान करना बंद कर दे, बट नेगेटिव रिटर्न शायद ही आए बिकॉज उसमें डाइल्यूशन नहीं है। दो और सेक्टर्स जो कि कंपैरेटिवली कहीं नए हैं, एक जिसकी काफ़ी सारी मुसीबतें हैं वो है टेलीकॉम क्षेत्र। उन कंपनियों से आप फ़िलहाल क्या उम्मीद रखते हैं? और दूसरा क्षेत्र है जो कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कुछ बहुत मिले जुले हैं। इन दोनों पर फ़िलहाल इन्वेस्टर्स किस तरीके का नज़रिया बनाएं? आई थिंक टेक्नोलॉजी सेक्टर इंटरेस्टिंग है बिकॉज वहाँ पे कंसर्न्स है ग्लोबल ग्रोथ की वजह से। इस वक्त हमने कई स्कैंडल्स में देखा है कि ब्लेम इंडियन आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर लगा है कि इंडियन आउटसोर्सिंग कंपनीज़ ने शायद कुछ हद तक ढंग से काम नहीं किया या ये वो। दूसरी कंसर्न आ रही है कि ग्लोबल ग्रोथ में ही स्लो डाउन आ रही है, तो उस वजह से जो काम मिल रहा था इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को वो शायद कम हो जाए। ये दोनों चीज़ कुछ हद तक प्राइस में फैक्टर हो चुकी है। अब यहाँ से ग्लोबल कंपनीज़ को अगर कॉम्पिटिटिव रहना है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आईटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मे बी 6 महीने तक वो रोक रखेंगे, बट 6 महीने के बाद 12 महीने के बाद उन्हें चालू करना पड़ेगा। इंडियन आईटी कंपनीज़ ने कुछ हद तक अपनी कॉम्पिटिटिवनेस वापस ले ली है बिकॉज ऑफ करेंसी डिप्रिशिएशन। सो करेंसी डिप्रिशिएशन ने एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज़ को 20% कॉम्पिटिटिवनेस प्रदान की है। तो उस वजह से जब भी ग्लोबल सेक्टर्स में, ग्लोबल कंपनीज़ में आईटी स्पेंडिंग चालू होगा तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा, और आज के वैल्यूएशन के ऊपर ये अपसाइड कैप्चर नहीं हुई है। तो फ्रंटलाइन टेक्नोलॉजी में आप कह रहे हैं जो दिग्गज 3-4 कंपनियां हैं, कुछ में हमने नतीजों के बाद काफ़ी गिरावट भी देखी, उन पर नज़र रखी जा सकती है। उनकी वैल्यूएशन इस वक्त इतनी फेवरेबल है कि उसमें निवेश करना सही लगता है। टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इस हद से कुछ हद तक पॉलिसीज़ चेंज हुई है कि उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी सेक्टर के ऊपर कुछ पता नहीं चल रहा है। एक तरफ से सेक्टर में कंपटीशन है और प्राइसेस कम हुई है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ से उन्होंने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए थे जैसे 3G, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड थी वो हुई नहीं है और उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें कम नहीं थी तो ऊपर से एक माहौल पैदा हो गया है पॉलिसी एनवायरनमेंट के रीज़न में, जहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगी कंपनीज़ के ऊपर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर, वो कुछ हद तक लोग जज नहीं कर पा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें मिला के टेलीकॉम सेक्टर को अपने लोएस्ट वैल्यूएशन और लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर ट्रेड करा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये डिप्रेस्ड प्राइसेस जो हैं ये एक होल्ड या फिर एक बाय का एनवायरनमेंट देते हैं, या फिर आप कहेंगे कि फ़िलहाल इतनी लैक ऑफ विजिबिलिटी है कि फ़िलहाल थोड़ी दूरी रखें तो अच्छा है? मेरे हिसाब से बिकॉज
देयर इज़ सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, इस वक्त इस सेक्टर से दूर रहे और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करें जहाँ पे एटलीस्ट अनसर्टेनिटीज़ कम है, एंड मे बी एट अ राइट टाइम एंड राइट प्राइस टेलीकॉम स्टॉक भी निवेश के लायक बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर इस वक्त आप कौन सा रखना पसंद करेंगे? किस तरीके से जो टॉप 3 पिक्स होंगे वो क्या रहेंगे? सिर्फ एक चीज़ है कि निवेशकों को ये समझना चाहिए कि गोल्ड एंड रियल एस्टेट इन्होंने ऑलमोस्ट 10-12 साल से पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर हम बम्बई के रियल एस्टेट की बात करें तो 1997 में लास्ट करेक्शन देखा था, उसके बाद प्राइसेस बढ़े ही हैं, और उस वजह से कुछ हद तक वो एक्सपीरियंस की वजह से लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट और गोल्ड को ओवरवेट प्रदान किया है। बट हो सकता है कि 10-12 साल के ह्यूज आउट परफॉर्मेंस के बाद ये सेक्टर्स या ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करना चालू करें। सो अब आप जब फ्यूचर के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है 10-12 साल का गोल्ड का और रियल एस्टेट का, उसको उतना वेट मत दीजिए, बिकॉज हो सकता है कि 12 साल के परफॉर्मेंस के बाद 13वें या 14वें या 15वें साल में वो परफॉर्मेंस नहीं हो। सेकेंड थिंग, जब आप स्टॉक अलोकेशन देख रहे हैं तो बिकॉज ऑफ ओवरवेट इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, स्टॉक weightages have come down, and maybe this is the best time to build your stock weightages. Within stock weightages एक आप defensive sector खड़ा करिए, which will be technology, which will be pharmaceutical sector, and एक growth sector खड़ा कीजिए, which will be resources and infrastructure sector of companies which are low on debt. तो ये थी मुलाकात मार्केट लीडर नीलेश शाह के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के साथ रहने के लिए।